तो कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज किया कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, कोई स्थिर बिंदु आवेश यहां पर रखा है, इसका नाम हमने दे दिया Q1। क्या नाम दे दिया? Q1। दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, इसका नाम हमने दे दिया Q1। और यहां पर कोई हमने दूसरा एक स्थिर बिंदु आवेश ले लिया और इसका नाम हमने दे दिया Q2। और कोई भी मूल बिंदु ले लिया O, और मूल बिंदु से इसके जो है स्थित सदिश, बेटा जब आप वेक्टर पढ़ोगे वेक्टर तो वहां आपको बताया जाएगा। तो यहां से क्या किया गया कि इसके स्थित सदिश खींच दिए गए, जो ये पॉइंट था B, तो स्थित सदिश खींच दिए गए हैं, इसको इस पॉइंट को सपोज कर लिया गया है B, ठीक है बेटा, और इसकी स्थित सदिश इस पॉइंट को सपोज किया गया A। ये मूल बिंदु है O। फिगर बनाना सीखे, फिगर कैसे क्रिएट करते हैं। ये पहला स्थित सदिश है, इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया R1, ये दूसरा स्थित सदिश है, इसको हम लोगों ने मान लिया R2। और दोनों इस जो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनको जो मिलाने वाली लाइन है, ध्यान दे लेंगे, देखो बेटा ये है उसको, ये ज्वाइनिंग लाइन है, मिलाने वाली लाइन, ठीक, समझ में आ गई बात। ये मिलाने वाली रेखा है, अनुदिश। अगर हम इस तरीके की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब Q2 से Q1 की ओर हो जाएगा, और अगर हम इस तरीके से एरो लगाते हैं तो Q1 से Q2 की ओर हो जाएगा। अगर ये R2 है, ये R1 है, और ये O मैंने बता दिया है आपको कि O जो है वो स्टूडेंट मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका R21 मिल जाता है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 जो हैं वो स्थिर बिंदु आवेश हैं। Q1 व Q2 कैसे हैं? स्थिर बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। मैंने आपको स्थिर बिंदु आवेश बताया था, मतलब यहाँ वहाँ कहीं हिलने नहीं चाहिए। स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है बेटा। एक बात और खास है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है 0। ये आप याद रखेंगे कि जो इनका प्रोडक्ट लेंगे इस तरीके से लिया जाता है कि इनका जो है ग्रेटर देन होते हैं 0 के ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है बेटा। तो Q1 Q2 दोनों स्थिर बिंदु आवेश हो गए। तो हम लिखेंगे कि माना Q1 व Q2, क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले फिजिक्स में थियोरी थोड़ी सी लिख दी जाती है जिससे क्लैरिटी आ जाती है, और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको लगता है कि नहीं बच्चे ने पढ़ाई की है पढ़ाई। तो अगर की है उसने तो फिर आपको फुल मार्क्स देता है, अगर आप थोड़ा डिटेल में आप बातों को लिख देते हैं, समझा देते हैं तो दोनों स्थिर बिंदु आवेश हो गए बेटा। तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, ठीक है, जिनके स्थित सदिश, ध्यान से सुनेंगे, स्थित सदिश, इनके स्थित सदिश लिया जाता है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में रहे होंगे उनको ये टॉपिक अच्छे से पता होगा कि स्थित सदिश क्या होता है। तो इनके जो स्थित सदिश है वो हमने सपोज कर लिया R1 व R2, बस इतना ही मानना है। माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है जिनके स्थित सदिश R1 व R2 हैं। ये दोनों एक ही प्रकृति के हैं, मतलब दोनों धनात्मक ले रहे हैं, ठीक है। मैं बात लिख दूंगा, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति के हैं मतलब प्लस प्लस, दोनों धनात्मक ही हैं, ठीक है, समान प्रकृति के हैं। तो जब समान प्रकृति के हैं तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा और ये आवेश इस पर बल लगाएगा। मैंने आपको बताया चार्ज अगर पास पास में रखे तो एक दूसरे को ठोकते रहते हैं ना। तो ये जो बल लगाएगा ये बाहर की ओर एक बल लगा देगा। Q1 जो है Q2 पर एक बल लगाएगा तो इसका नाम रखेंगे F21। Q1 आवेश Q2 आवेश पर जो बल लगाएगा उसका नाम है F21। Q2 आवेश Q1 आवेश पर जो बल लगाएगा इसका नाम है F12। तो 1-2 मतलब 2-1 क्यों? जिस पर लग रहा है, जो लगा रहा है वो बाद में, इस पर लग रहा हो पहले, जिस पर लग रहा हो पहले, जो लगा रहा है वो बाद में।
तो ये हो गया F12 और F21। वैद्युत बल एक सदिश राशि है, केवल सदिश राशियों के ऊपर ही ये वेक्टर लगाया जाता है, केवल सदिश राशियों में। ये स्थिर सदिश जो भी ले रहे हैं ये सब, अब चूंकि ये आवेश जो है क्या है, अदिश है, इसलिए इस पर कोई भी वेक्टर नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई स्टूडेंट? फिगर बनाना क्लियर होगा, इतनी थ्योरी आ गई। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम आवेश Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश निकालेंगे। तो Q1 से Q2 की ओर निकालें, मतलब AB क्या आएगा बोलो? AB स्थित सदिश AB होगा। तो अगर वेक्टर AB की वैल्यू निकालें तो याद करो, मैथ पढ़ी होगी जिसने, उसको तुरंत आ जाएगा OB माइनस का OA। सर जी लोग ट्रिक में बता दिया करते थे ओरिजिन में निकालने के लिए, पीछे वाला माइनस पहले वाला, तो OB माइनस OA आ जाता था। ठीक है, ये स्थिर सदिश हुआ करता था। तो अब अगर AB की वैल्यू निकाल रहे हैं तो AB Q1 से Q2 की ओर है, मतलब R12 निकलेगा। क्या निकलेगा? R12। तो ये क्या आ जाएगा? OB है R2 माइनस का OA क्या है? R1। और अगर एकांक सदिश निकाला जाए, क्या निकाला जाए? एकांक सदिश। तो मैं थोड़ी देर के लिए बता दूंगा। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर A है और अगर हमसे कहा जाए कि इसका एकांक सदिश निकालो, तो एकांक सदिश निकालने के लिए इसको ऊपर कैप लगा देते हैं, टोपी पहना देते हैं। और टोपी पहनाने में तो तुम लोग बहुत आगे हो, है ना? बोले सर जी कोई भी मिल जाए टोपी पहना देते हैं ना। तो ये हो गया, ये एकांक वेक्टर, इसका ये सिंबल होता है, ये कैप होती है, कैप, है ना? तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर A अपॉन मॉड A। तो अब मॉड A को चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। देखो मॉड A को चाहे आप ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाता है? वेक्टर A का परिमाण हो जाता है। क्या हो जाता है? वेक्टर A का परिमाण। जब वेक्टर पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ ये बातें बताई जाती हैं कि ये वेक्टर A का परिमाण होता है। तो इसको चाहे ऐसे लिख दो या केवल A करके लिख दो, तो बात एक ही है दोनों, ये हो चाहे हो, बात एक ही है। तो अब हम इसी का एकांक निकाल रहे हैं, एकांक सदिश। तो जब इसी का एकांक सदिश निकालेंगे, मतलब R12 कैप इक्वस टू, तो एकांक सदिश निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? R12 कैप होल अपॉन R12, यही तो आएगा। ये मैंने क्या निकाला? आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश। अब हम निकालेंगे आवेश Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश। तो अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा BA। क्यों? क्योंकि Q2 से Q, अरे भाई इस पॉइंट को A माना, इसको B है। जब Q1 से Q2 की ओर, चित्र से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो निकाला AB। अब Q2 से Q1 क्यों निकाले? तो BA। तो वेक्टर BA बराबर क्या आ जाएगा? वही चीज OA माइनस का OA, है ना? OA माइनस का OB आ गया, ये चीज। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, तो वहां पर R12 निकला था, यहाँ पर क्या निकलेगा? R21। क्यों? चूंकि उल्टा है, 2 से 1 की ओर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OA की वैल्यू है, OA की वैल्यू R1 माइनस का OB का स्थिर सदिश कितना है? R2। तो यहाँ गया वेक्टर R2। अब इसी का एकांक सदिश निकाला जाए, क्या निकाला जाए? एकांक सदिश बेटा। तो एकांक सदिश निकालने के लिए R12 कैप इक्वस टू क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया आपको, उसी का वेक्टर बटे उसी का मॉड। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा, सर लोगों ने पढ़ाया होगा। उसी का वेक्टर बटे उसी का मॉड होता है, ये होता है एकांक सदिश। ठीक है, तो इसका एकांक सदिश अलग निकल आया, इसका एकांक सदिश अलग निकल आया। अभी हम लोगों ने केवल एकांक सदिश निकाल लिए, थोड़ा सा जो अपने काम की चीज़ थी। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? मैं फिर से थोड़ा सा समझाना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट। है क्या समझाना? क्या है बेटा? समझाना ये है कि मैंने आपको बताया कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताया जाता है, या इसी को कह दिया जाता है कि दो आवेशों के बीच बल की व्याख्या कीजिए। दो आवेशों के बीच बल की व्याख्या कीजिए, वो भी यही क्वेश्चन है, यही चीज़ है। कूलाम के नियम का सदिश रूप कोई कहा जाता है दो आवेशों के बीच बल की व्याख्या। तो दो आवेश हैं, Q1 है Q2 है,
दो आवेश है, दोनों के बीच बल की व्याख्या की जा रही है। तो Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, दोनों को एक रेखा पर ज्वाइंट कर लिया है। ये इस पर लगा रहा है F21, ये इस पर लगा रहा है F12। तो मूल बिंदु से इनके स्थिर सदिश R1 R2 हमने मान लिए थे, है ना। तब हमने एक बार जो है क्या किया है, Q1 से Q2 की ओर स्थिर सदिश निकाल लिया, एक बार Q2 से Q1 की ओर स्थिर सदिश निकाल लिया। दैट्स इट, केवल इतना किया। आई होप बेटा इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ, ध्यान दीजिए। हटा दूँ? कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। ध्यान देंगे बेटा। तो Q1 से Q2 की ओर अभी हमने निकाल लिया था स्थिर सदिश। अब हम कुछ स्पेशल चीजें निकालेंगे, जैसे अब निकालेंगे, पहले निकालेंगे आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। तो बल निकालने हैं, पहले क्या निकालना है, बल Q2 द्वारा Q1 पर। तो अभी मैंने बताया Q2 द्वारा Q1 पर बल क्या है, F12 क्या है, F12। और फोर्स का वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो दूरी Q2 से Q1 की ओर आ रही है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। Q2 से Q1 फोर्स लगा रहा है, तो दूरी क्या आ जाएगी, BA लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, BA। तो ये दूरी आ गई जो है BA, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये हो गया BA, ठीक। तो ये हो गई दूरी BA, ठीक। और ये किस दिशा में होगा, तो BA के अनुदिश, ये BA के अनुदिश आ गया। तो एक बार ये निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर बल। तो अब जब बल निकालेंगे तो अब क्या आ जाएगा, F21 इक्वल्स टू, अब क्या निकल के आ रहा है बोलो, अब निकल के आ रहा है F21 इक्वल्स टू, वेक्टर F21 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब क्या आ जाएगा AB, चूंकि Q1 Q2 पर लगा, और Q1 Q2 पर जो बल लगा रहा है मैंने बताया वो F21 है, ठीक है ना। तो ये F21 आ गया। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये AB के अनुदिश, ये जो बल लग रहा है वो AB के अनुदिश लग रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत छोटी सी बातें हैं ये, अभी मैंने सिर्फ इतना बता दिया। तो अब चूंकि ये BA के अनुदिश लग रहा है, ये AB के अनुदिश लग रहा है, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई। तो इसको जब अब हम निकालेंगे, अतः बल F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये देखो ये BA का स्क्वायर है, और BA के जो BA वेक्टर है, BA का स्क्वायर लिया है। अभी हम लोगों ने BA निकाला था, BA जब निकाला था तो याद करिए R1 माइनस R2 मतलब क्या था, BA जब निकाला तो R21 क्या जाया था, R21, तो R21 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और चूंकि AB के अनुदिश ले रहे हैं तो R21 का एकांक सदिश ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर वही बात, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जिसके अनुदिश लिया जाता है उसका एकांक सदिश इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब चूंकि इसकी वैल्यू रखेंगे तो अभी मैंने बताया एकांक सदिश बरा उसी का वेक्टर बटे उसी का परिमाण। तो जब इसी का परिमाण नीचे आ जाएगा तो R21 पहले से एक R21 और आ जाएगा, तो R21 क्यूब हो जाएगा, क्यों। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R21 वेक्टर, ठीक है। लिख देंगे चूंकि R21 कैप एकांक वेक्टर बराबर उसी का वेक्टर बटे उसी का मॉड, ये मैंने अभी बताया। तो ये नीचे आ गया था तो 2 पावर पहले से थी, एक और ये नीचे यहाँ बटे में आ गया था, तो यहाँ क्यूब हो गया, पावर 3 हो गई, ठीक है। इसको समीकरण 1 सपोज कर लिया। सिमिलरली जब F21 की बात करूँगा, लिखेंगे वह बल F21, तो F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे ए बी। तो ए बे कितना आया था, ए बे कितना आया था कोई बताएगा? तो ये आया था R2, ये 2-1 था, वहां पर आया था R2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा R12 कैप, चूंकि उसके अनुदिश था, ए बी के अनुदिश। मैंने बताया इसके अनुदिश ले रहे हैं, उसका एकांक वेक्टर ले लिया जाता है। एकांक वेक्टर जिसका मान 1 होता है उसको एकांक वेक्टर कहते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बेटा सिमिलरली जब इसको करोगे तो R1 क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा R12 वेक्टर। तो ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। बताओ क्या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बनाना नहीं आया? तो अब देखो पूरे फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 देखो सब सेम है कि नहीं है? बस के और देखो जो ए बी है वो भी डिस्टेंस सेम है, लेकिन बस हम लोगों ने स्थित सदिश के रूप में उसको एक बार R12 कह दिया है, एक बार R21 कह दिया है। तो जब भी स्थित सदिश को हम लोग दिशा उलट देते हैं अगर हम, तो माइनस का सिंबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? माइनस का चिन्ह ले लिया जाता है। तो अब चूंकि जब हम इसकी दिशा अगर उलट देंगे तो ये वही चीज बन जाएगी, सेम वही चीज बन जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा, अर्थात ये वेक्टर के नियम से होता है, अर्थात F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का F21 वेक्टर। क्यों? चूंकि जो बल आरोपित हो रहे हैं उनकी दिशाएं विपरीत हैं, एक इधर है एक इधर है। तो अब इसी चीज को है सबको सेम 1-2-1-2, अगर दिशा में उलट दिया जाता है तो 2-1-2-1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या इसको बदल लो तो ये 2-1-2-1 है, इसको बदलोगे तो 1-2-1-2 हो जाएगी, R21 तो ये R12 हो जाएगी। दिशा पलटने में वेक्टर का नियम होता है कि जब भी दिशा बदल दी जाती है तो माइनस का निशान आ जाता है। बेटा अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो आपको ये बात आती होगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल होता है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को फॉलो करता है। याद करो, एक्शन रिएक्शन फोर्स सर जी लोगों ने पढ़ाया था कि बेटा कर किसी को हम एक चांटा मारते हैं तो बदले में वो भी तुमको तुरंत एक चांटा मार देता है। इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, कि एक चांटा पड़ा दूसरा भी पड़ गया तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो गया। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया होता है। मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा दें, तो ये एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं और विपरीत दिशाओं में। इसलिए न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम, मैं लिख दूंगा ये बात, न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम। तो कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम का अनुसरण करता है, को फॉलो करता है। कूलाम का जो नियम है ये वाला, ये क्या करता है? कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। देखो होता क्या है बेटा कि ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा होता है और अगर ये आवेश जरा सा भी थोड़ा सा भी इधर उधर खिसक जाता है तो इसको तुरंत संदेश मिल जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही यहाँ होता है तो इस पर बल कम ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही बल कम ज़्यादा हुआ तो इसको तुरंत मैसेज मिल जाता है कि जो है आवेश Q2 का मान या तो घटा बढ़ा है और या तो उसकी वैल्यू में कोई मान में कोई परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है? तो इसका मतलब है, सबसे अच्छी बात आपको याद रखनी है कि आवेश कहीं पर भी दो होते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते ही लगाते हैं। अगर दो मोहल्ले के अलग अलग जगह के कुत्ते आएंगे तो वो एक दूसरे को गुर्राएंगे, भौंकेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, भगाने की कोशिश करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मैंने आपको बता रखा है, आवेश का ही सिद्धांत होता है जस्ट। तो ये है बेटा आपका। तो मैंने पहली चीज़ क्या बताई, इसके दो उपयोग हैं। पहला क्या है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम का अनुसरण करता है, ठीक है, या की भांति होता है आप कह सकते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो केंद्रीय बल होता है। ये कैसा बल होता है? ये जो बल होते हैं ये केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स। केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर जो है अनुदिश वर्ग करते हैं किसी क्रिया रेखा में। समझ रहे हो ना? तो पता लगे वो उधर कार्य कर रहा है, ये इधर कार्य कर रहा है, तो पता नहीं यहाँ पर कहीं पर संतुलन बन रहा होगा। कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों बल कार्य कर रहे होंगे।
तो कुछ नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम को फॉलो करता है। दूसरा चीज, ये जो बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। इतना है। तो ये क्या अध्ययन था? कूलाम के नियम का सदिश रूप था। ये कूलाम के नियम का क्या था बेटा? ये सदिश रूप था, या इसी को हम लोग कह रहे थे दो स्थिर आवेशों के बीच बल, दो स्थिर आवेशों के बीच बल का अध्ययन था ये। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए बेटा, जल्दी फटाफट टीपो, छापो 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 छापो। और कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। हटा दे बेटा। हो जब से तुमको देखा मैंने दिल नहीं मानता, तू है मेरी आशिकी बस यही जानदा, सांसों को तुम मेरी छू तो ना जाओगे, तुम मुझे छोड़कर उड़ तो ना जाओगे। देखो बेटा, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, बहुत ज़्यादा ये पेपर में आते हैं, याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। आपको एक एक बात बताई जा रही है, आप एक एक बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सुपर पोजिशन थियरी, सुपर पोजिशन थियरी या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो भी आप समझना चाहे। अध्यारोपण का सिद्धांत इसे बोला जाता है, या इसी को बोल दिया जाता है कि बाहुल्य आवेशों के बीच बल, बाहुल्य आवेशों के बीच बल। बेटा सब चीज लिखी नहीं जा सकती, मैं आपको बोले दे रहा हूं, आप जरूर लिख लीजिए। बाहुल्य आवेशों के बीच बल की व्याख्या कीजिए। वहां पर दो आवेशों के बीच बल की व्याख्या थी, और यहाँ पर अनेक आवेशों के बीच बल की व्याख्या है। और ये भी बहुत सिंपल है, तुरंत आ जाएगा, एकदम आसान है, एकदम हलवा, गाजर का हलवा। देखो कैसे सिंपल सी बात है। देखो क्या किया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। बोले अरे सर जी काट क्यों दिया? हमारा मन, मैंने काट दिया। हो देखो हमने कट कर दिया, हम नहीं मानेंगे, हमने तो भैया कट कर दिया है। अल्ले दत तेरे की, दत तेरे की। देखो बेटा, ये ऐसे सब बना देता हूँ मैं, सब बना दूंगा मैं, सब फिर से बनाऊंगा। ये किया, ये किया, ये किया, फिर गड़बड़ हो गया। फिर से देखेंगे बेटा, आप स्केल से बनाओगे एकदम क्लियर बन जाएगा। चलो ठीक है बेटा, स्केल से बना लीजिएगा, आपको आप क्लियर बना पाओगे। ठीक है, स्केल से आप क्लियर बना लोगे। चलो ठीक है, देख लो। यहां पर क्या है कि यहां पर एक आवेश रखा है Q1, यहां पर आवेश Q2 रखा है, यहां पर आवेश Q3 रखा है, यहां पर आवेश Q4 रखा है, यहां पर आवेश Q5 रखा है, यहाँ पर जो आवेश है वो Q6 रखा है। सिमिलरली यहाँ पर जो आवेश है वो Qn रखा है डायरेक्ट, डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत आवेश है। आप इससे भी ज़्यादा जितने रिप्रेजेंट कर पाओ आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम और यहाँ ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आवेश हो गया Q1, तो Q1 ये Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn। देखो जो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, ये बेटा एक बहुत दुख भरी कहानी है। इसमें बेचारा कोई एक आवेश होगा
जिसको सब आवेश मिलके ठोक ठोक के पेल के मारेंगे। नई बात समझ में आ रही है? मतलब एक आवेश पर सारे आवेश मिलकर बल लगाएंगे, फोर्स आरोपित करेंगे एक आवेश पर। सोचो बेचारा एक आवेश वो क्या कर रहा होगा। तो वो आवेश है Q1। तो अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, मैं थ्योरी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, भैया बना है तो बना है। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों पर लगने वाले अलग अलग बलों के, उन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो कि अगर कोई एक बल F1 है, किसी पर एक कोई बल F1 वर्क कर रहा है, क्या F1, तो अगर F पर ये पहले के लिए निकाल लें किसी आवेश Q1 के लिए, तो अगर F1 पर कोई बल कार्य कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, F12 F13, मतलब 1 पे दूसरा भी बल लगाएगा, 1 पे तीसरा भी बल लगाएगा, 1 पे चौथा बल लगाएगा, डॉट 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 1 पे nवां बल लगाएगा। तो ये सब मिलके 1 पे बल लगाएंगे। इसलिए बेटा इस वाले को कह दिया जाता है फोर्स F1। तो ये फोर्स F1 आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल है। आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल F1 है और अलग अलग आवेशों द्वारा उस पर आरोपित बल F12, F13, F14 डॉट 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 F1n है। 1 1 1 सब में कॉमन है। क्यों? क्योंकि सब 1 को पेलने में लगे, मारने में लगे। तो फिर से मैं बताऊंगा, मैं अध्यारोपण का सिद्धांत में फिर से बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ अध्यारोपण का सिद्धांत कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर आरोपित बल या एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है, परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है या सदिश योग के बराबर होता है। बातें किए, मैं फिर से बताऊंगा। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के या सदिश योग के बराबर होता है। दैट्स मीन ये लिख लेंगे बेटे। जब कुछ नहीं आता तो 1 नंबर का ये पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरी है, सुपरपोजिशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चाहे सुपरपोजिशन थ्योरी कह लो या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह लो, कुछ भी कह लो। अब ध्यान दो, तो ये Q2 जो Q1 पर बल लगा रहा है उसका नाम हमने रख दिया F12, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया F13, इसका घर का नाम रख दिया F14, F15 ओम, है ना बेटा। इसका नाम F16, इसका नाम F1, चूंकि ये Q1 है ना तो F1n। ये सारे मिलकर बल लगा रहे हैं। यदि ध्यान से सुनेंगे, यदि आवेशों Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट इन सब जो भी जितने भी आवेश हैं, अगर इनके स्थित सदिश, मैं किन की बात कर रहा हूं, स्थित सदिश क्रमशः जो है, स्थित सदिश जो है वो क्रमशः क्या हो, R12 R13 हो, R14 हो, डॉट 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 R1n हो। अगर ये स्थित सदिश ये हो तो अगर हम F12 की वैल्यू निकालेंगे, देखो स्थित सदिश मानने पर बेटा सारा वर्क करता है, सब स्थित सदिश का खेल है। तो F12 का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पहली बार के लिए निकाल लें, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वो Q1 और ये आ जाएगा Q2, क्योंकि अब सारे मिलकर जो है बल किस पर आरोपित करेंगे बेटा, सारे के सारे मिलकर बल चार्ज Q1 पर आरोपित करेंगे। किस पर? चार्ज Q1 पर आरोपित करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं?
तो Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा, पहले के लिए R12 स्क्वायर और यहाँ पर R12 समझ गए ना, उसका जो एकांक वेक्टर ले लिया गया। सिमिलरली अगर F13 निकाला जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पर किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, Q3 पर, अभी Q2 पर था, अब Q3 पर, और ये क्या आ जाएगा R13 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा R13 कैप, यहाँ क्या आ जाएगा R14 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अब कौन बल लगाएगा आवेश, Q4, और ये क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर और यहाँ R14 एकांक वेक्टर। सिमिलरली डॉट 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 अब क्या निकालेंगे F1n वेक्टर। तो 1 कितना सिंपल लग रहा है, देखो एकदम आसान नहीं सा है बेटा। Q1 अब इस पर कौन बल लगा रहा है, Qn, तो ये Q1 हो गया Qn और ये 1n का स्क्वायर और ये R1n एकांक वेक्टर। देख लो R12 की वैल्यू निकाल ली, R13 की वैल्यू निकाल ली, R14, तो 2 पर दूसरा आवेश, तीसरा आवेश, चौथा आवेश, डॉट डॉट n आवेश, ये आवेशों पर बल कार्य कर रहे हैं बेटा, बात समझ में आ रही है। तो अब अगर ये आवेशों पर बल कार्य कर रहे हैं तो अध्यारोपण के नियम से, अध्यारोपण के नियम से, और नियम क्या कहता है, सब बलों का योग, नियम से अलग है बेटा। तो F1 बराबर F12 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या है बोलो R12 स्क्वायर और यहाँ R12। अब जरा ध्यान से देखिए, सब में कॉमन क्या चल रहा है बेटा, जब सबको जोड़ देंगे सब में यही तो कॉमन है। इतनी मैथ आपको आनी चाहिए कि सबसे 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, तो बस जो जो ये वाला अंदर बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये प्लस का ये क्या आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और ये R13 कैप, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1 Qn होल अपॉन 1 R1n स्क्वायर और R1n एकांक वेक्टर। तो ये आ जाता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अगर इसी तर्ज पर अगर आपको F2 निकालना हो तो जहां जहां पर आपने Q1 किया है वहां पर हर जगह Q2 हो जाएगा और पहला स्टेप केवल बदल जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा Q2 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5 Q2 Q6 डॉट डॉट Q2 Qn। मतलब अगर Q2 पर सारे बल लगाएंगे तो यही काम Q2 के लिए हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल उन अन्य आवेशों द्वारा आरोपित अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होते हैं, सदिश योग के बराबर होते हैं। तो ये सदिश योग हो गया, ठीक है। नीचे मान लेंगे कि माना आवेशों Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट के स्थित सदिश R12 R13 R14 डॉट 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 और R1n है। अतः एक बार F12 निकाल लिया बल, F13 अपन ये डायरेक्ट हो गया। कितना आसान है, ये फिगर बना लेंगे बेटा। तो ये थी एकदम आसान सी चीज़ बेटा, ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़। ये आप फिगर बना लेंगे और ये लिख लेंगे अध्यारोपण। इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो बेटा समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप और बच्चों तक पहुंचाओ इसे। और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं यही वीडियो फिर से तुम्हें यही टॉपिक पढ़ाऊंगा।